A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of accounting for share capital. शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे गए थे जो कि एमसीक्यू टाइप के थे। आज हम फोकस करेंगे फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर पर। यहाँ पे हम साथ में ये भी देखेंगे कि अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर आ रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं और डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि ये वीडियोस आपकी हेल्प करते होंगे शेयर्स के चैप्टर को समझने में या फिर क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें समझने में। इसी तरीके से मुझे कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कितनी क्लैरिटी मिल रही है मेरे वीडियो के थ्रू। तो चलिए आज देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि फॉरफीचर एंड रेशियो से रिलेटेड है। आज मैं बेसिकली 2 क्वेश्चंस करूंगी जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि फॉरफीचर एंड रेशियो का अमाउंट किस तरीके से फिल आउट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये मैंने एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन मैं इसकी जनरल एंट्री भी आपको करके दिखाऊंगी कि अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या होता है ना, आपको जनरल एंट्री भी गिवन होती है या फिर ऐसा हो सकता है कोई शॉर्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो हर तरीके की क्वेश्चन आप एप्लीकेबल कर सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन है वानिया लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर। यहाँ पे आपके टोटल इक्विटी शेयर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे आप जितने फॉरफिट कर रहे हैं शेयर्स को उसकी बात हो रही है। तो वानिया लिमिटेड क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं 20,000 शेयर्स को ऑफ ₹100 ईच। फेस वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब आप फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू आपको गिवन है 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉरफीचर हम किसी पेमेंट ना होने की वजह से ही हम शेयर को फॉरफीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना देने पर, जो कि आपका 40 रुपीज के अकॉर्डिंग था, इसलिए हम उसके शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था। ठीक है, ये आपको नहीं बताया गया, तो कोई इश्यू नहीं है। मैं आपके लिए ये बहुत इजी कर दूंगी कि आप इसकी जनरेटिंग किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट ये कह रहे हैं द मैक्सिमम अमाउंट। अब क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट होता है कि आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दी शेयर कैन बी रीइश्यूड। कह रहे हैं कि वो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है जिस पर आप ये शेयर जो आप फॉरफिट कर चुके हो उसको वापस से रीइश्यू करोगे। देखो इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए कि जो भी शेयर आप फॉरफिट कर देते हो तो दैट मीन कि उसको आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब कंपनी उन शेयर्स को अपने पास थोड़ी रखेगी, उसको दोबारा से किसी अदर शेयर होल्डर को रेशियो करेगी ना। तो वही ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए डिस्काउंट का कि जब मैं उसको रेशियो करूं तो मेरे को बेनिफिट रहे। यानी कि जो पहले मैंने फॉरफीचर के टाइम पे जो अमाउंट अपने पास फॉरफिट करके रखा हुआ था, जिसे हम कहते हैं जब्त करके रखा हुआ था, तो मुझे अब कंपनी को अपनी तरफ से लॉस बियर ना करना पड़े, उसी फॉरफिटेड अमाउंट में से वो डिस्काउंट को बियर कर सके। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये है। तो जो स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं कि मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं। तो देखिए मैं इसके साथ इनकी जनरल एंट्री भी करूंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो सकता है। ठीक है, और मेरी वीडियोस हमेशा कंसेप्चुअल होती है कि कॉन्सेप्ट्स के साथ हम चलेंगे, तो ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सके आप इजीली कर सको। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री की। जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो आपकी जनरल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आप इन्होंने क्या नहीं दिया उसकी बात कर रहे हैं, तो इन्होंने नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, उसके बाद जो ये दे देते हैं उसे हम फॉरफिट करते हैं, है ना। तो जो इन्होंने दे दिया होगा, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है, मैं उनके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, तो हमें एप्लीकेशन का कितना अमाउंट है ये नहीं बताया गया, अलॉटमेंट का कितना अमाउंट है ये नहीं बताया गया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको बताया गया 40 का, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन्होंने फेस वैल्यू तो आपको बता रखी है ना, टोटल फेस वैल्यू आपकी कितनी है 100, और हमने इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा से पढ़ा है कि जितने भी इनके इंस्टॉलमेंट्स बनते हैं वो टोटल मिला के फेस वैल्यू के बराबर होंगे, है ना।
तो फेस वैल्यू के बराबर है। अगर 100 है हमारी फेस वैल्यू, जिसमें से 40 का आपको नहीं मिला, तो कितना मिल चुका होगा? 60 का मिल चुका होगा। तो ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपका 60 का हो जाएगा। और क्योंकि जब आप जर्नल एंट्री करते हो तो आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट शो करने की जरूरत नहीं है, उनका टोटल भी आप लिख सकते हो। कहाँ लिखोगे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया मेरी प्रीवियस वीडियो में, कि जिस कॉल का अमाउंट आपको मिल चुका होता है, रिसीव हो चुका होता है, उसको हम फॉरफिटेड शेयर्स में डालते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब देखो फर्स्ट, अब यहाँ पे शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि आपको कॉल्ड अप अमाउंट लिखना है। क्या लिखना है? कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट लिखना है आपको। तो कॉल्ड अप है, देखो यहां से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से इन्होंने फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है। तो फाइनल कॉल तक आपका कितना कंप्लीट होता है? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज पूरे डिमांड किए, तो इनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है? 20,000, और 100 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना होता है इनका? 20 लाख। पूरी डिमांड की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपीज के अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं दिया। तो कितना नहीं दिया? तो 20,000 इंटू 40 कितना हो गया? 4 2 8, तो ये हो गया 8 लाख। तो उसने 8 लाख नहीं दिया, और जो दे दिया होगा मैंने आपको बताया था, यहाँ 100 है, यहाँ पे 40 है, तो बचा कितना? 60। तो 60 उसने दे दिया होगा। तो 20,000 इंटू 60 के अकॉर्डिंग आपका 12 लाख इसने दे दिया होगा, जो कि हम फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है। तो अगर आप इसकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट आते हैं अब रीइश्यू पर। ठीक है, रीइश्यू कैसा होगा? तो रीइश्यू की एंट्री हमेशा हमारी स्टार्ट होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है। तो क्वेश्चन ने आपको इशारा किया है कि ये जो रेशियो किया जा रहा है वो डिस्काउंट के साथ, अभी तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपसे पूछ रहे हैं। तो जब भी आप डिस्काउंट के साथ रेशियो करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट के साथ आता है आपका फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। अब देखो, क्योंकि कंपनी डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए लॉस है, और जब भी लॉस होता है तो हम उसे डेबिट साइड में शो करते हैं। तो ये फॉरफिटेड शेयर्स के में से हम अपने डिस्काउंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये डेबिट साइड में आ रहा है। और टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने रीइश्यू किया है तो अब शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा। जब भी आप फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट में आता है, लेकिन आप जब इश्यू करते हैं या री इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में आ जाता है। अब बात आती है कि आप इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे। देखो, यहाँ पे तो बताया नहीं गया कि आप कैसे फॉरफिट किया है या कैसे री इश्यू किया। सॉरी, फॉरफिट का तो बता रखा है, री इश्यू कैसे किया है ये नहीं बता रखा, और एक्चुअली में हमें वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना इशारा किया गया कि मैक्सिमम अमाउंट पे। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट पे तो आप कितना कर सकते हो। देखो, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपकी बुक में आपको बताया गया होगा कि फॉरफीचर के टाइम पे आपको जितना अमाउंट मिला है, फॉरफीचर के टाइम पे आपने कितने फॉरफिट किए हैं शेयर्स को? 12 लाख को। तो यही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा री इश्यू के टाइम पे। ठीक है, मैं आपको नीचे वीडियो में शो करूंगी, जो कि आपकी बुक की लाइन है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, कि री इश्यू के टाइम पे आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो ये डिपेंड करता है कि जब आपने वो शेयर फॉरफिट किए थे तो फॉरफिटेड शेयर्स में कितना अमाउंट आपका आया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कितना आया था? 12 लाख। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना प्रोवाइड कर सकते हो? 12 लाख। क्योंकि देखो, जब भी आपने शेयर को फॉरफिट किया तो जो उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे रखा था उस अमाउंट का तो फायदा हुआ ना आपको। एक तो वो शेयर को आपने कैंसिल आउट कर दिया, और उसके जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे थे आपने उसे वापस भी नहीं किया, तो अपने पास रखा ना। तो अगर इन फ्यूचर रेशियो के टाइम आपको डिस्काउंट बियर करना भी पड़ रहा है तो आप इसमें से उस डिस्काउंट को कवर अप कर सकते हो। तो कंपनी को अपनी तरफ से कोई लॉस नहीं होगा ऐसा करने पर। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिपेंड करता है कि आपने फॉरफिटेड शेयर्स में कितना लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका 12 लाख बी ऑप्शन आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इन्होंने री इश्यू कितने में किया है। तो 12 लाख तो आपका अमाउंट हो गया। अब री इश्यू के लिए देख लेते हैं कितना होगा।
यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कितने नंबर ऑफ शेयर आपने रेश्यू किए हैं, तो मैं 20,000 के अकॉर्डिंग ही अज्यूम करके चल रही हूँ। ठीक है, 20,000 मान लो, 20,000 ही फॉरफिट किए और 20,000 ही रेश्यू कर दिया। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट यहाँ शो किया जाता है। तो अब ये हमें इतना तो पता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपका कितना है, 12 लाख। 20,000 आपके शेयर्स हैं, तो 20,000 को आप कितने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 12 लाख बन जाए, तो 60 से करेंगे, तो 6 2 से 12 लाख होता है। ठीक है, 6 2 से 12 और ये 12 लाख। तो इसका मतलब ये है कि आपने डिस्काउंट दिया 60 का, तो रेशियो कितने का किया होगा, 40 का, क्योंकि आपकी टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, तो 12,000 इंटू 40 के हिसाब से आपने रेशियो किया, जिसकी वजह से आपको 60 रुपीज के अकॉर्डिंग डिस्काउंट देना पड़ा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 लाख। और उसके बाद टोटल आपका ये आ गया 20,000 इंटू 100। शेयर कैपिटल तो आपका 100 के अकॉर्डिंग था, तो ये कितना आ गया, 20 लाख। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरफीचर था वो तो आप यूज कर चुके हो डिस्काउंट की फॉर्म में, तो अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा कि आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफरिंग की एंट्री नहीं होगी। अगर आपके पास अमाउंट बचता है ट्रांसफर करने के लिए, देन आपकी थर्ड एंट्री होगी, और वो मैं बता देती हूँ क्या होती है। वो एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, ठीक है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पैटर्न आपका सेम यही है। चलिए क्वेश्चन, अब एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या किया गया है, कैपिटल रिजर्व में आपने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है ये बताया गया है, और आपसे डिमांड की गई है कि रेशियो के टाइम पे इन्होंने कितने पर शेयर के अकॉर्डिंग रेशियो किया होगा। तो क्वेश्चन आपसे एक्चुअली यही डिमांड कर रहा है कि आप हमें बताओ कि उसने कितने में रेशियो किया और कितना डिस्काउंट दिया है, या प्रीमियम पर है या एट पार पे है, आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि आपको बताना है कि 10 पर शेयर के अकॉर्डिंग उन्होंने रेशियो किया है, 9 पर शेयर के अकॉर्डिंग रेशियो किया है, 11 पर शेयर या फिर 8 पर शेयर। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर नहीं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ पूरी जनरल एंट्री कराऊंगी ताकि आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में भी हेल्प हो सके। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें आपका केस स्टडी भी आ रहा है, तो केस स्टडी में हो सकता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो, सबसे पहले आपको दिया गया कि कंपनी फॉरफिटेड 4,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैज बीन पेड। ये कह रहे हैं कंपनी फॉरफिट कर रही है 4,000 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू आपको 10 दे रखी है, और उसके बाद क्यों आप फॉरफिट कर रहे हो, तो ये नहीं बताया गया कि उसने क्या पे नहीं किया। उसने ये बताया कि सिर्फ उसने एप्लीकेशन का अमाउंट ₹3 के अकॉर्डिंग गिवन किया है। तो टोटल वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है, जिसमें से ₹3 आपको एप्लीकेशन के टाइम पे मिले। तो दैट मीन कि ₹7 आपको नहीं मिला, तो अनपेड कॉल कितने का हो गया, ₹7 का। इसी वजह से आप उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब देखो एप्लीकेशन के टाइम पे आपको ₹3 मिल चुका है, तो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। मैंने आपको हमेशा बताया है कि फॉरफिटेड शेयर्स में आपको वो अमाउंट लिखना है जो आपको एप्लीकेशन मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ बताया गया एप्लीकेशन का अमाउंट मिल चुका है। अब ये नहीं बताया गया कि उसने क्या पे नहीं किया। अब क्या नहीं पे किया, उसमें अलॉटमेंट भी आ सकता है, उसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आ सकता है, तो नाम तो मेंशन नहीं किया गया है, तो आप लिख सकते हो टू अनपेड कॉल्स अकाउंट। हम ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो कि किस कॉल पर उसने पैसा नहीं दिया। अब बात आती है इसमें अमाउंट फिल आउट करने की। देखो, आपके पास 4,000 शेयर्स हैं और 10 के अकॉर्डिंग डिमांड की गई थी, तो कॉल्ड अप अमाउंट आपका 10 है। ठीक है, तो आपने डिमांड की 40,000 अमाउंट। नेक्स्ट फॉरफिटेड शेयर्स में क्या आएगा, जो पैसा वो दे चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि उसने ₹3 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया है, तो मैंने फॉरफिटेड शेयर्स में लिख दिया ₹12,000। अब एक चीज मैं आपको बताऊं,
कि जरूरी नहीं है कि आप जो कॉल नहीं दिया उसे ऊपर लिखो फिर फॉरफिटेड को नीचे लिखो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखें कि दोनों चीजें क्रेडिट साइड में आएगी। अब चाहे आप ऊपर लिखें चाहे आप नीचे लिखें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 अनपेड कॉल में क्या आएगा, 10 में से 3 रुपीज तो आपको मिल चुके हैं, तो अब बचे 7 रुपीज जो कि उसने नहीं दिया। तो 4000 इंटू 7 तो 28,000 नहीं मिला। तो इस तरीके से तो ये आपकी एंट्री हो गई किसकी, फॉरफीचर की। अब बात कर लेते हैं रीइश्यू की। तो रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी रीइश्यू की एंट्री है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आपने फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट में क्यों लिखा, जबकि यहाँ पे तो डिस्काउंट की बात की ही नहीं गई है। तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि इन्होंने जो रीइश्यू किया है वो डिस्काउंट पे किया है। अगर मान लेते हैं कि रीइश्यू आपका प्रीमियम के साथ भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे रब करके दोबारा से भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं फॉरफिट करके देखते हैं कि इन्होंने डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कह रहे हैं कि आगे इन्होंने बताया आउट ऑफ दीज 2000 शेयर वर रीइश्यूड। अब इन्होंने सिर्फ 2000 शेयर रीइश्यूड किया है, 2000 शेयर रीइश्यू किया है। अब कितने में रीइश्यू किया है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन फुल्ली पेड अप है इतना हमें पता है। आगे पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं, एंड ₹4000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप रीइश्यू कर रहे हैं तो फॉरफीचर में जो अमाउंट होता है ना, फॉरफीचर में जो अमाउंट होता है उसमें से अगर बच रहा होता है तभी आप ट्रांसफर करते हो, कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। इसका मतलब है जब आपने रीइश्यू किया है तो कुछ तो है जो बचा है जो आपने ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में, जो कि आपका बता रखा है 4000 है। अब यहाँ पे एक और केस अप्लाई होता है जिसके बारे में मैं अपनी ओल्ड वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि आपने फॉरफिट किया 4000 शेयर लेकिन रीइश्यू किया 2000 शेयर। तो पहले हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा वो मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपका यहाँ पे आप लिखोगे फॉरफिटेड अमाउंट, यहां पे आप लिखोगे फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई में रीइश्यूड शेयर्स और माइनस रीइश्यूड डिस्काउंट। ये फॉर्मूला आपने कई बार यूज किया होगा, तो वही हम यूज कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम इस फॉर्मूले को यूज क्यों कर रहे हैं। तो जब भी जो भी आपका नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स है और रीइश्यूड शेयर्स है उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है ना, वैसे तो हमें 4000 को ही रीइश्यू करना चाहिए था लेकिन इन्होंने रीइश्यू कितना किया, सिर्फ 2000, तो डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो जब भी डिफरेंस क्रिएट होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व में 4000 आ कैसे रहा है। आपने फॉरफिटेड अमाउंट कितना फाइंड आउट किया, 12000। फॉरफिटेड शेयर्स कितने के अकॉर्डिंग है, 12000 आपका तब आ रहा था जब आपने 4000 शेयर्स को फॉरफिट किया। तो अब अगर हम 2000 शेयर को फॉरफिट करते तो कितना फॉरफीचर का अमाउंट आता है। देखो ये 12000 जो है वो 4000 शेयर्स के अकॉर्डिंग फॉरफीचर का अमाउंट है ना, तो रीइश्यू के टाइम पे तो 2000 है, तो 2000 के अकॉर्डिंग कितना फॉरफीचर का अमाउंट आएगा हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 3 12 और 3 2 6 यानी 6000 आ रहा है। अब 6000 में से रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट यूज हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपसे कोई चीज डिमांड करते हैं ना तो बदले में हिंट जरूर देते हैं। इन्होंने हिंट क्या दिया है कि इन्होंने 4000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, यानी 6000 में से मैं कोई ऐसा अमाउंट माइनस करूंगी जिसकी वजह से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ 4000 बचे। तो 4000 कैसे बचेगा, सोचो। यहाँ पे ना ये 6000 में से जो आप पर्टिकुलर अमाउंट माइनस करते हो ना तो वो होता है डिस्काउंट, क्योंकि आप रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट तभी यूज करते हैं जब आपने कम में रीइश्यू किया हो। आपकी फेस वैल्यू 10 थी, ठीक है, जिसमें से आपको पूरे 6000 ट्रांसफर करने चाहिए थे कैपिटल रिजर्व में, लेकिन इन्होंने मेंशन किया है कि आपने सिर्फ 4000
कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किए हैं, तो दैट मीन कि 2000 का ऐसा अमाउंट है जो रीइश्यू के टाइम पे यूज हुआ है। और जब भी रीइश्यू के टाइम पे कोई अमाउंट यूज होता है तो इसका मतलब वो डिस्काउंट पर है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, या तो आप पूरा 6000 ट्रांसफर करते कैपिटलिज्म में, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बताया है कि 4000 ही ट्रांसफर किया गया है, तो 6000 में से 2000 का ऐसा अमाउंट बच रहा है जो कि डिस्काउंट है और हमने रीइश्यू के टाइम पे यूज किया है। तो 2000 आपने डिस्काउंट यूज किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आना चाहिए कितना, 2000 यहाँ पे। अब ये 2000 बनेगा कैसे, अब आप सोच के देखो, नंबर ऑफ शेयर भी 2000 है, तो 2000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा अमाउंट भी 2000 आए, तो दैट मीन कि मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए का डिस्काउंट है और फेस वैल्यू आपकी 10 की थी, तो इसलिए आपने इसे 9 में रीइश्यू किया है, तभी तो 1 रुपए का डिस्काउंट बना ना। तो 9 में आपने रीइश्यू किया, यहां से आपको पता चला कि आपने कितने में रीइश्यू किया। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो उसमें यही पूछा गया है कि आपने रीइश्यू किया कितने में, और वो हमें पता कैसे चला, जो हमने कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया था और जो एक्चुअल हमारा फॉरफीचर का अमाउंट आ रहा था उसको कंपेयर करके। ठीक है, तो एक्चुअल में जो अमाउंट आ रहा था वो 6000 आ रहा था, जिसमें से कैपिटलिज्म में आपने ट्रांसफर किए 4000, तो उससे हमें पता चला कि 2000 का अमाउंट डिस्काउंट के लिए यूज किया गया है। तो 2000 इंटू 1 के अकॉर्डिंग ही आपका अमाउंट भी 2000 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 रुपए का डिस्काउंट है, बाकी बचे 9 रुपीज, तो 9 रुपीज में आपने उसको रीइश्यू किया। तो यहां पे आ गया आपका 18,000 और 2000 इंटू 10 के अकॉर्डिंग आपका शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, मेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द रेट एट विच दी शेयर वर इशू, तो हमें यहां से पता चला कि कैसे रीइश्यू किया गया, 9 पे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात आती है कि आप इतना लंबा चौड़ा 8 मार्क्स के लिए क्यों सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट निकालेंगे रफ में। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट वही होता है जो आपको मिल चुका होता है। तो 3 रुपीज के अकॉर्डिंग इन्हें मिल चुका था, तो 4000 इंटू 3 12,000 हो गया, तो उससे पता चला आपको कि 12,000 आपका फॉरफिटेड अमाउंट है, और उसके बाद ये सारा काम आपको करना पड़ेगा रफ में। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्या आपको क्वेश्चन में ये वीडियो हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइए। जब भी आप कमेंट करते हैं तो मैं उसे जरूर रीड करती हूँ, मुझे ये पता चलता है कमेंट रीड करके कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रही है। ठीक है, तो एक बात मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि प्लीज ये वीडियो ना आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हेल्प आपको मिल पा रही है डेफिनेटली वो हेल्प उन स्टूडेंट को भी मिलनी चाहिए, और एग्जाम टाइम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।